साथियों, मैं इस समय पौड़ी के सफदरखाल क्षेत्र में हूँ और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से लगातार सफदरखाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोई बाहर के भूमाफिया आकर के गांव की जो ज़मीनें हैं वो खरीदी जा रही हैं और गांव के जंगलों में टाउनशिप बनाई जा रही है। और इन्हीं जगह से कई लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ उत्तराखंड में भू कानून की बात की जाती है कि किसी भी प्रकार से अपनी ज़मीनों को बाहर वाले न खरीद पाएँ, लेकिन वहीं कहीं गांव के लोग छोटे से लालच में ये ज़मीनें बेचने पे आए हुए हैं और एक तरफ गांव से पलायन होता जा रहा है, दूसरी तरफ बाहर के लोग यहाँ जो टाउनशिप, जो होटल्स, जो रिसोर्ट जंगलों में बना रहे हैं, केवल अय्यासी के अड्डे ऐसी जगहों पे देख रहे होंगे कि आप देवभूमि को ख़राब करने के काम हो रहा है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। यमकेश्वर में भी तमाम ज़मीनें बिकी हैं और यमकेश्वर में भी तमाम बाहर के लोग आए हैं, वहाँ भी कई बार हम देखते हैं। और अभी एक ताज़ा मामला आया था कि एक व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है, उसके पीछे सफ़ेद पोश लोग पैसा लगाते हैं, लाखों की ज़मीन वहाँ खरीद लेते हैं। आखिर इतनी ज़मीन खरीदने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? और जब इस क्षेत्र में लोगों ने देखा कि आप खुद को मैं आपको दिखाऊं, तो इस क्षेत्र में देखिए आप, पूरी रोड कटी हुई है और यहाँ जगह जगह रोड इस ढंग से काटी जा रही है कि जो बीच में यहाँ मकान बनेंगे, यहाँ फ्लैट बनेंगे और उसका लिए कहीं ना कहीं बाहर के लोग ज़रूर आएंगे और पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे आएंगे। एक तरफ धामी सरकार भू कानून की बात करती है, डेमोक्रेसी चेंज होने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर लगातार पहाड़ के जंगल बिकते जा रहे हैं। मेरे साथ इसी क्षेत्र के लक्ष्मण बुटोला जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार क्षेत्र के मुद्दों पर लड़ते रहते हैं और ये लोगों ने बड़ा इसका विरोध किया है। बुटोला जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। बुटोला जी, क्या विरोध है आप लोगों का, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? हमारा विरोध ये है कि यहाँ पर सुनने को आ रहा है कम से कम 250 कॉलोनी बनेगी, 250 घर बनेंगे। अब घर बनते हैं कि होटल बनते हैं। फिर दूसरी खबर ये आ रही है कि ये शेविंग पूल भी बन रहा है। शेविंग पूल बनाने का मतलब क्या होता है? अय्याशी का अड्डा होता है ना। शेविंग पूल में हमारे गढ़वाल की कौन सी माँ बहन है जो उसके अंदर नहीं? तो ये जो है अय्याशी का एक अड्डा बन रहा है और यहीं पे हमारी सफदरखाल इंटर कॉलेज है, यहीं पे गांव ढुंगली है और यहाँ नीचे एरडी है, बाड़ियो है, नाई है, इधर नौगांव है। देखो ये सारे यहाँ चीड़ के पेड़ है, ये सारे पेड़ काटे जाएंगे। अब जब पब्लिक बसेगी तो पेड़ भी कटेंगे निश्चित। फिर जो भू कानून चल रहा है, तो इस भू कानून पे एक आदमी कितना ले सकता है बाहर का आदमी? ये तो 142-44 साल की जमीन है, ये बिकी कैसे एक आदमी के पास और किसने ली और कहाँ का है, ये हम लोगों को कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो है ये पानी के टैंक बन रहे हैं इनके। अब ये टैंक का पानी कहाँ से आएगा? हमें ज़्यादा इससे नहीं मतलब कि ये ज़मीन बिकी है या बेचने वाले ने बेची, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, या जो बना रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर विरोध इस बात का है कि जो हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया रामकुंड कादेखाल पंपिंग योजना का, जिसमें हम लोग 42 आदमी जेल जा रखे हैं। हमने जेल भुगती है उसके लिए, जो पानी के लिए। वो पानी आ गया, वो पानी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये पानी यहाँ भी खींचेगा। अब जब ये पानी यहाँ आ जाएगा, 250 मवासे जब यहाँ पर बसेंगे, तो ये समझ लो कि 450-500 आदमी यहाँ डेली बसेंगे। दूसरी बात, ये शेविंग पूल बन रहा है। शेविंग पूल बिना पानी का तो तैरेगा नहीं आदमी उसमें। वो पानी ये हमारा खींचेंगे। हम ये चाहते हैं सरकार से, एक बूंद पानी हमारे यहाँ से न दी जाए, जो रामकुंड कादेखाल पंपिंग योजना है। अगर ये पानी इन लोगों को दिया गया तो जनता जो है भड़की हुई है और भड़क जाएगी और भड़केगी। जब पानी नहीं मिलेगा, 6 दिन हो गए, आज 6वां दिन पानी आया है, गंगा जी का पानी। 6 दिन से हम लोगों के दूसरे गांव से लाए हैं, हैंड पंपों से और जल स्रोतों से लाए हम पानी घर के लिए, पीने के लिए, क्योंकि जब पानी नहीं आया। तो जब ये जगह बन जाएगी तो 5 दिन अगर पानी रुकेगा तो सारा पानी ये लोग खींच देंगे। फिर हम लोग क्या पिएंगे? हमारे जानवर क्या पिएंगे? हमारी गाय क्या पिएगी? तो ये जो है, ये इसका हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। यही अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल। ये बुटोला जी थी, इन लोगों की भी जो शंका है ये है कि अगर एक टाउनशिप बन रही है, ऐसी जगह पे बन रही है जिस क्षेत्र में पहले ही पानी की बहुत बड़ी कमी रही है और पानी की कमी होने के कारण इन लोगों ने बड़ी आंदोलन भी किया। और अब जहाँ ये टैंक बना है पानी का, उसी के बगल में एक कॉलोनी बनाई जा रही है और उसके बाद इनका कहना है कि जब कॉलोनी बनेगी तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों को यहाँ पर कनेक्शन दे जाएंगे तो पानी की कहीं ना कहीं कमी होगी।
आइए बात करते हैं यहाँ के युवा साथी हैं एक रोहित भट्ट जिन्होंने इस मामले को उठाया है, उनसे भी बात करते हैं। रोहित भाई, जिस प्रकार से आपने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया और इसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्या कहना है आप? देखिए, भूमाफियाओं की नज़र पहले से उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे, जगह जगह ज़मीनें खरीद फरोख्त की जा रही है। और अभी यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है, तो इसमें यह है कि अधिकृत किसी प्रतिनिधि को किया गया है गढ़वाल के ही, और उसके नाम पर ज़मीन की खरीद फरोख्त की जा रही है। तो फिर ऐसे भूकानून का फ़ायदा क्या है? ऐसे तो कोई भी 1000 नाली 2000 नाली किसी को भी यहाँ पे लालच दे के किसी व्यक्ति को उसको अधिकृत प्रतिनिधि बना देगा और उसके नाम पे ज़मीन ले लेगा 1000 नाली, तो फिर ऐसे भूकानून का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जो अभी चल रहा है, यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे, वो सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। कम से कम अगर वो अब भूकानून की अगर मैं बात करूँ तो अब वो 100 गज के अगर प्लॉट बेचेगा तो 144 नाली का मतलब है लगभग 35,000 के आसपास, 35,000 गज। तो 350 लोगों को, वो बाहरी व्यक्तियों को 100 गज के प्लॉट बेच सकता है। तो यहाँ पे उनकी आबादी बाहरी व्यक्तियों की इतनी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे गाँव में वैसे भी आबादी कम है, कम से कम 10 गाँव के बराबर उनकी जनसंख्या हो जाएगी। कल को तो उनका ज़मीन, अभी पानी पे उनका अधिकार हो रहा है, जंगल ज़मीन पे उनका अधिकार होगा, कल को तो प्रधान भी वही बनेंगे यहाँ के। अगर मतदाता बन गए तो वो अपना प्रधान बनाएंगे, इतनी आबादी उनकी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, पहाड़ों का जो दोहन हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंज आप देख रहे हैं, कौन से धर्म के व्यक्ति को ज़मीन दी जा रही है, क्या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चेक किया जा रहा नहीं किया जा रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहाड़ में ये सब जो कानून है उसके जो लूप होल है ये वाला कि अधिकृत प्रतिनिधि बनाकर आप ज़मीनों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए इस कानून में। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर अगर लोग एक तरफ पहाड़ों से पलायन की बात करते हैं, एक तरफ से पहाड़ों से पलायन रोकने की हम बात कर रहे हैं। अगर लोग आते भी हैं तो ये लगेगा कि पहाड़ आ रहे हैं, लेकिन इससे लोकल लोगों को दिक्कत क्या होने वाली है? लोकल लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अभी जो पानी की भी बात चल रही है, अभी ये व्यक्ति यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाने वाले हैं, सोसाइटी डेवलप होने वाली है, 200-300 परिवारों के लिए पानी की जो ज़रूरतें होंगी वो कहाँ से पूरी होंगी? अभी यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पहले से पानी की समस्या से जूझ रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन के बाद, जब 50 साल बाद यहाँ पर एक योजना आई पानी की, तब जाके यहाँ पे पेयजल मिल रहा है। तो स्विमिंग पूल को कैसे पानी मिलेगा और कैसे ये यहाँ पर सोसाइटी डेवलप करेंगे? और बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगलों पे हक। अभी परसों की ही घटना है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर, जो बाहरी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो यहाँ पे खड़े होने से भी रोक रहे हैं कि आप खड़े क्यों हो रहे हो। तो अभी से ऐसी स्थिति है, तो बाहर आप समझ लीजिए भविष्य में क्या स्थिति होगी पहाड़ियों की। जी बिल्कुल, रोहित की चिंता भी जायज़ है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर सोसाइटी बन रही है या फ्लैट्स बन रहे हैं, कौन लोग इसको लेने वाले हैं, कौन लोग यहाँ पर आएंगे, ये किसी को पता नहीं है। कहीं ना कहीं वास्तव में पहाड़ों का जो दोहन हो रहा है, क्योंकि पहाड़ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो इस प्रकार से पैसा खर्च कर पाए, और वही लोग बाहर से आते हैं, यहाँ के नुमाइंदे बनाते हैं, यहीं के लोगों को यूज करते हैं, और उसके बाद इस प्रकार के कृत्य यहाँ पे हो रहे हैं। और इस प्रकार के आप देख रहे होंगे कि कई जगह जंगलों में अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं, शराब पार्टियाँ, रेप पार्टियां वहाँ होती हैं, रेड पड़ती है। आपने देखा होगा कई बार यमकेश्वर क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं, और लगातार अब ये देवभूमि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में वो स्थितियां नहीं रह गई, शहरों में जगह नहीं है, और ये लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके भी दुष्परिणाम होने वाले हैं। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी। अच्छा, मैं जिस प्रकार से बात कर रहा था अभी कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वो लगातार उसमें दोहन किया जा रहा है, लोग बाहर के लोग पहाड़ों में आने के लिए आतुर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमाफिया जिनके पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसे का नेटवर्क है, वो लोग यहीं के लोगों को यूज करते हैं। भारती जी, आप यहीं के क्षेत्र के हैं? जी सर। और जिस प्रकार से ज़मीन का भी मामला सोशल मीडिया पर आ रहा है कि सैकड़ों नाली ज़मीन बेच दी गई है, हर बाहर के लोग यहाँ आने को हैं, यहाँ टाउनशिप बन रही है। अगर यहाँ पहाड़ का आदमी काम करता है, इतनी परमिशन पहाड़ के आदमी को लेनी पड़ेगी, खुदाई की, खनन की, आसानी से मिल जाती है? सर, यही बड़ी दुखद की बात है कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो सरकार से कोई भी परमिशन लेने के लिए बहुत विघटन समस्याओं करना पड़ता है, और बाहर को लोगों को एकदम से इसकी परमिशन मिल जाती है। यही तो हमारी सरकार का
वो सबसे यहाँ के लोग बड़े इसका आक्रोशित हैं कि किसी नया बड़ी टाउनशिप बनाने की बात हो रही है, उसको लेकर के लोग विरोध में शुरू आ गए हैं कि पानी की समस्या है क्षेत्र में, इनको पानी कहाँ से मिलेगा, ये हमारा पानी पी जाएंगे। ये तो समस्या सर कि हमारे लोगों को तो पानी भी नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग एकदम से उनको स्वीकृति मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? हम लगा लो कम से कम 25-30 साल से पानी के लिए तड़प रहे हैं। काले खान वाली स्कीम है जो हमारी, तो हम 65 गाँवों की स्कीम थी। हमने कई बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इससे पहले थे, उनसे भी बात की थी। हमारे सतपाल महाराज जी थे, उनसे भी बात की, रेल मंत्री है जिस समय। तो हमारी सफदर खाल में बातें हुई थी 65 गाँव की। तो कई लोगों को तो पानी मिल गया, कई गाँव छूट गए, जैसे सल्डा हो गया, कंडोलो हो गया, गुड़तुगढ़ गैरुल गाँव, बड़गांव हो गया। हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हमें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ा। हम कई बार जल संस्थान, जल निगम में गए कि हमारे गर्मियों में बहुत समस्याएं होती है, तो हमें ये पानी दे दो। तो उन्होंने हमें दुनिया भर की समस्याएं बताई, ये है सो है, ये बातें बढ़ाई और हमें पानी की समस्या का जूझना करना पड़ता है। तो देखा साथियों कि स्थानीय लोगों के लिए पानी की समस्या के लिए कितनी परेशानियां यहाँ पर होती हैं, और जिस प्रकार से टाउनशिप बन रही, इसके लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये इन लोगों का है कि फिर उसके बाद हमारे पानी पे कब्जा करेंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में समूह बनेगा तो सरकार का दायित्व बनता है कि पानी भी देना पड़ेगा, तो उनको कहाँ से मिलेगा। दूसरी ओर खनन की बात आती है तो इस क्षेत्र में पूरा इस क्षेत्र का खनन हुआ। अब इसको हम इसके बाद, इस खबर के बाद हम खनन अधिकारी से भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में कितनी रॉयल्टी सरकार को जमा की गई है, कितना पैसा जमा किया गया है और कितना यहाँ पर खनन हुआ है, दोहन हुआ है, इसका भी अब संज्ञान हम लेंगे। और इस संज्ञान को हम जब जिलाधिकारी और खनन विभाग से बात करेंगे फिर पता चल पाएगा कि क्या ये लीगल तरीके से हुआ है या अनलीगल तरीके से हुआ है। इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। अगर इस प्रकार से ये अनलीगल तरीके से हुआ है तो कैसे हो गया, और लीगल तरीके से हुआ है तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन पहाड़ों के लिए एक खबर दुखद है, इस प्रकार से पहाड़ों का दोहन हो रहा है, पहाड़ बिकते जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ कब्जा करने पर लगे हुए हैं।